editorial discussion. Before going into editorial discussion, I must wish you all a very happy Labor Day. Labor Day के बारे में बताना चाहूँगा कि it is commemorated all over the world on 1st of May. इसकी शुरुआत हुई थी 1886 से, जब हे मार्केट अफेयर हुआ था शिकागो में, और उस समय से ये पूरी दुनिया में हर साल 1 मई को मनाया जाता है. मेन ऑब्जेक्टिव था इस एजिटेशन का 8 आवर्स वर्क, 8 आवर्स रिक्रिएशन एंड 8 आवर्स रेस्ट. ये डिमांड थी उस समय के लेबरर्स की. तो अभी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं. दिस मे डे, this is also known as May Day, and it is celebrated for working class and laborers. बहुत से देशों में छुट्टी भी रहती है. इंडिया में भी मे डे को 1 मई को ऑफिसेज में छुट्टी रहती है. वर्कर्स इस दिन काम से उनको अवकाश दिया जाता है. सो दिस वॉज अबाउट मे डे. नाउ वी कम टू टुडेज एडिटोरियल. ये कोरोना से हटकर है, रिलीजन पर बेस्ड है, सोशल इशू पर बेस्ड है. सोसाइटी और रिलीजन के बीच में क्या रिलेशन है और इंटरनेशनल लेवल पे इसका क्या कैसे इसको देखा जाता है, उसके बारे में एक अच्छा एडिटोरियल है. तो बिफोर डिस्कसिंग द एडिटोरियल, आई एम गोइंग टू रिकैपिचुलेट द वर्ड्स which have been discussed earlier. First word is influence. Influence means प्रभाव या प्रभावित करना. नेक्स्ट प्रिजम्पशन. प्रिजम्पशन मीन्स पहले से जो अनुमान होता है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्रिजम्पशन. नेक्स्ट इम्पोज. इम्पोज मीन्स लगाना. नेक्स्ट स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी मीन्स रणनीति या योजना. आर्गुमेंट. आर्गुमेंट मीन्स तर्क या बहस. नेक्स्ट रिलेटिवली. इसको कल ही डिस्कस किया गया था. रिलेटिवली मीन्स सापेक्ष या अपेक्षाकृत. नेक्स्ट प्रोटेक्ट. कल ही डिस्कस हुआ था वर्ड. प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना या रक्षा करना. नाउ आई डिस्कस द वर्ड्स फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल. आज स्क्रीन पे आपको देख के लग रहा होगा कि आज तो पूरा स्क्रीन रंगा हुआ है, यानी कि आज बहुत वर्ड्स आप लोगों को सीखने होंगे. करेक्ट यू आर. आज देयर आर 54 वर्ड्स जिसका मीनिंग अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. ये एक अच्छा एक्सरसाइज होगा. फर्स्ट वर्ड इज पैरामाउंट, प्रमुख. कैरेक्टराइजेशन, निरूपण. कंसर्न मीन्स चिंता. इंटायरली, पूरी तरह से. ये वर्ड पहले भी डिस्कस किया होगा. डिम मीन्स मध्यम. सेक्टेरियन, सांप्रदायिक. सेक्टेरियन वर्ड्स नीड्स एक्सप्लेनेशन. एक वर्ड होता है कॉम्युनल, वेयर कम्युनिटी इज इन्वॉल्व, वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं सांप्रदायिक. एक और रिलीजियस बिलीफ के लिए एक ग्रुप होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेक्ट. हिंदी वर्ड उसके लिए है पंथ. तो सेक्टेरियन वायलेंस जब होता है तो दैट इज कॉल्ड पंथीय हिंसा. सेक्ट एंड कम्युनिटी आर समवॉट डिफरेंट. नेक्स्ट एग्रेवेट. एग्रेवेट मीन्स बिगाड़ना या भड़काना. रेप्यूडिएट, रद्द करना. रेडिकुल, मजाक उड़ाना. ऑटोनोमस, स्वायत्त. ऑटोनोमस बॉडी होती है कोई वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोनोमस बॉडी है ये. नेक्स्ट बाई पार्टीशन मीन्स बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज, द्विपक्षीय. एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालक. एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं जो कि किसी भी प्रोजेक्ट में जो दिया जाता है उसको पूरा करने और करवाने की जिम्मेदारी उनकी रहती है. तो एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालक. ओकेजनल, कभी कभार. अम्यूजिंग, मनोरंजक. बहुत अम्यूजमेंट पार्क्स आजकल बन रहे हैं, उसी से बना हुआ वर्ड है अम्यूजिंग. एक्सपेंसिव. ये वर्ड हम लोग नहीं जानते, हम लोग एक्सपेंसिव वर्ड जानते हैं. एक्सपेंसिव मीन्स होता है महंगा, जैसे दिस होटल इज एक्सपेंसिव, बट यहाँ पे वर्ड है एक्सपेंसिव. एक्सपैंड से बना हुआ वर्ड है. एक्सपेंसिव मीन्स विस्तृत या काफ़ी एरिया में फैला हुआ. नेक्स्ट रिकमेंडेशन, सिफारिश या अनुशंसा. सैंक्शन. सैंक्शन का ज़्यादा जो मीनिंग हम समझते हैं, सैंक्शन मीन्स होता है स्वीकृत करना. जैसे उसकी छुट्टी सैंक्शन हो गई, उसका बिल सैंक्शन हो गया. बट सैंक्शन को हम लोग कभी कभी रेस्ट्रिक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं. यहाँ पर उसी सेंस में यूज़ किया गया है. सैंक्शन मीन्स प्रतिबंध. इंटरेस्ट मीन्स रुचि भी होती है, लेकिन यहाँ पे स्वार्थ के सेंस में यूज़ किया गया है. टॉलरेंस वर्ड आजकल बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है. सहिष्णुता.
ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता, जैसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई भी उसमें छुपाव नहीं होना चाहिए। परस्यूट मीन्स पीछा या खोज। यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा, एक समान या समरूप, जैसे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड। इन्फोर्समेंट मीन्स होता है लागू करना, उसी से बना हुआ वर्ड है इन्फोर्समेंट, लागू या प्रवर्तन। नेक्स्ट एट्रीब्यूट का दो मीनिंग है। इफ इट इज यूज्ड एज ए नाउन तो एट्रीब्यूट मीन्स गुण, जैसे ऑनेस्टी इज एन एट्रीब्यूट। और अगर ये वर्ब के जैसा यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है श्रेय देना, जैसे आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई हार्ड वर्क। आर्बिट्ररी मीन्स मनमाना। स्पॉटलाइट सुर्खियों के लिए, हेडलाइंस के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्पॉटलाइट। इम्प्रेस मीन्स गले लगाना या आलिंगन करना, चूमना। एक और वर्ड होता है इम्प्रेस मीन्स होता है लज्जित कर देना या संकोच में डाल देना। नेक्स्ट इज लाउडेटरी, ये लाउड वर्ड से बना है। अपलॉड जो वर्ड है उसी से बना हुआ वर्ड है लाउडेटरी, सराहनीय। इनकन्वीनियंट, ये वर्ड पहले भी डिस्कस हुआ होगा, असुविधाजनक। फ्रैंटिक मीन्स ताबड़तोड़, जैसे कभी कभी कोई सीरियस एक्सीडेंट का केस होता है तो डॉक्टर्स पुट इन देयर फ्रैंटिक एफर्ट्स टू सेव द विक्टिम, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। कोट मीन्स उदाहरण देना। बटरेस, किसी को सहारा देकर मजबूत बनाना। डिस्क्रिमिनेटरी, भेदभावपूर्ण। कॉग्निजेंस वर्ड हम लोग पढ़े हैं अभी से कुछ दिन पहले, उसी से बना हुआ वर्ड है कॉग्निजेंट, मीन्स ज्ञान रखने वाला। इंडिसेस, इंडेक्स का प्लूरल है सूचकांक। रिफॉर्म मीन्स सुधार या सुधार करना। एडहेयर मीन्स होता है किसी चीज़ को मानना, तो एडहेरेंट उसी से बना हुआ वर्ड है पक्षधर, किसी का पक्ष लेने वाला, किसी को फॉलो करने वाला। नेक्स्ट एस्पायर मीन्स प्राप्त करने की इच्छा करना, जैसे इफ समवन वांट्स टू बिकम ए सिविल सर्वेंट तो ही इज ए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। स्टेट का मतलब हम लोग तो जानते हैं राज्य होता है, अवस्था होता है, लेकिन स्टेट का एक और मीनिंग होता है बताना भी, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं स्टेट द रीजंस ऑफ योर एब्सेंस, तुम्हारे नहीं आने के कारण क्या थे बताओ। एम्बिशन मीन्स महत्वाकांक्षा। रिफ्लेक्ट, दर्शाना। डिसकॉन्सर्टिंग, ये एक अच्छा वर्ड है, चिंताजनक, जो किसी को परेशान रखता है, डिसकंसर्टिंग। कैटलॉग मीन्स सूची। इंसाइटमेंट मीन्स होता है उत्तेजित करना, और उसी से बना हुआ वर्ड है, नाउन है इंसाइटमेंट, शह या उत्तेजना। रेक का दो मीनिंग है। इफ इट इज यूज्ड एज ए वर्ब तो विध्वंस करना, बर्बाद करना, और अगर नाउन के रूप में यूज करते हैं तो हवाई जहाज का मलबा के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट पार्टीशन मीन्स पक्षपातपूर्ण। इस गवर्नमेंट का एटीट्यूड पार्टीशन है, पक्षपातपूर्ण है। डिस्पेंसेशन मीन्स व्यवस्था। विश अवे एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। नेक्स्ट वर्ड इज रेपुटेशन मीन्स छवि। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटल मीन्स सहायक, जैसे ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के पूरा होने में वह काफ़ी सहायक रहा, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज पर्सपेक्टिव मीन्स संदर्भ या दृष्टिकोण, कॉन्टेक्स्ट के लिए भी दूसरा वर्ड है ये। नेक्स्ट कॉम्युनल, सांप्रदायिक। हार्मनी मीन्स सद्भाव। गुड रिलेशन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं हार्मनी, पीसफुल रिलेशन। और एक और फ्रेजल वर्ब है जो कि ऊपर में आया था, कम डाउन मीन्स बरस पड़ना, इसका दूसरा मीनिंग भी होता है घटना या उतरना। तो दीज वेर इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट वी शुड नो। द एडिटोरियल, रिलीजन एंड फ्रीडम। Religious freedom is of paramount importance, not because it is about religion, but because it is about freedom. कहा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए नहीं कि ये धर्म से जुड़ी होती है, बल्कि इसलिए कि ये आज़ादी से जुड़ी हुई है। The characterization by the US Commission on International Religious Freedom of India as a country of particular concern in its annual report, एक बॉडी है
जिसको यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के नाम से जाना जाता है, USCIRF, उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसमें भारत के बारे में खास चिंता जताई गई है। और उसके द्वारा ऐसा किया जाना आश्चर्यजनक नहीं है, कंसिडरिंग इट्स डीम एंड नोन व्यूज अबाउट सेक्टेरियन वायलेंस एंड एग्रेवेटिंग गवर्नमेंटल मेजर्स ओवर द लास्ट ईयर। पिछले साल देखा गया था कि ये जो बॉडी है, ये जो कमीशन है, इसका जो ज्ञान है सांप्रदायिक हिंसा के प्रति वो बहुत कम है और इसके जो विचार हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। ऐसा पिछले साल भी देखने को मिला था। The Indian government not only repudiated the report but also ridiculed the USCIRF। इसीलिए भारत सरकार ने न सिर्फ इस रिपोर्ट को नकार दिया, इसे रद्द माना, साथ ही साथ उसने इस कमीशन का मजाक भी उड़ाया। The autonomous bipartisan commission's influence over any US executive action is limited। इसकी वजह ये भी है कि भारत ये जानता है कि ये जो संस्था है, हालांकि ऑटोनोमस संस्था है ये और द्विपक्षीय है, लेकिन इसका जो इन्फ्लुएंस है, इसका जो प्रभाव है वो अमेरिका के क्रियाकलाप पर ज़्यादा नहीं पड़ता। मतलब अमेरिका अगर कोई भी एक्शन लेता है तो इसके रिकमेंडेशन का उतना असर उस पर नहीं पड़ता। But its presumption of global authority appears amusingly expansive। लेकिन इस कमीशन के इरादे जो हैं जिसकी वजह से इसको लगता है कि आने वाले समय में ये दुनिया में एक पावरफुल कमीशन बनेगा, पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। ये इसको देखकर इसके इस समझ को पर हंसी आती है कि इसका दायरा बहुत विस्तृत है। Whether or not the US government acts on its recommendation to impose targeted sanctions on Indian government agencies and officials depends on American strategic interest। अमेरिका की सरकार इसके रिकमेंडेशन पर काम करती है या नहीं करती, इसके बारे में तो बहुत निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा जरूर प्रतीत होता है कि अमेरिकी सरकार का जो भी एक्शन होता है वो उसके योजनाओं के स्वार्थ पर निर्भर करता है। The US has used arguments of freedom, democracy, tolerance and transparency as tool in its strategic pursuits। अमेरिका हालांकि कई बार अपने तर्क रखता है कि हमारे जो भी एक्शन होते हैं, हमारी जो भी योजनाएं होती हैं, हमारी जो भी रणनीति होती है वो स्वतंत्रता, लोकतंत्र, सहिष्णुता और पारदर्शिता जैसे हथियारों पर बेस्ड है। ये फैक्टर्स को हम कंसीडर करते हैं, बट देयर इज़ नो प्रूफ ऑफ एनी यूनिफॉर्म और प्रेडिक्टेबल पैटर्न ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ सच मोरल एट्रीब्यूट्स। लेकिन इसका कोई साक्ष्य या कोई भी तौर तरीका दिखाई नहीं पड़ता अमेरिका के एक्शंस में कि वो ऐसे नैतिक गुणों का पालन करता हो। द प्रोसेस कैन बी सेलेक्टिव एंड ऑफन आर्बिट्ररी इन स्पॉटलाइटिंग कंट्रीज। इसके विपरीत अगर हम देखें तो अमेरिका जो तरीका अपनाता है वो कई बार अन्य देशों को टारगेट करता है, उनको चुनता है, और कई बार अमेरिका का जो एक्शन होता है वो मनमाना होता है। मनमाने तरीके से वो किसी भी देश को सुर्खियों में ले आता है, किसी भी देश को हाईलाइट कर देता है। मिररिंग दिस पैटर्न, इंडिया सेलेक्टिवली अप्रोचेस ग्लोबल ओपिनियंस ऑन इटसेल्फ। इसीलिए इस अप्रोच को देखते हुए, इस तौर तरीका को देखते हुए भारत ने अपना एक तरीका अपनाया है कि वो पूरी दुनिया के जो भी ओपिनियंस होते हैं उस पर खुद विचार करता है, इम्ब्रेसिंग एंड सेलिब्रेटिंग लाउडेटरी वंस। और धर्म के बारे में जो भारत का उत्साह बढ़ाने वाला या सराहनीय ओपिनियन होता है उसको भारत सेलेक्ट करता है, उसको चुनता है, और भारत के लिए जो लज्जाजनक ओपिनियन होता है या भारत के लिए जो ज़्यादा क्रिटिसाइज करने वाला ओपिनियन होता है उसको रिजेक्ट कर देता है।
the frantic and relatively successful efforts to raise its ease of doing business ranking by the World Bank is a case in point. भारत भी जहाँ तक हो सकता है अपने लेवल पे मैनिपुलेट करता है, और ये बात उससे पता चलती है कि एक रैंकिंग होती है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। मतलब किसी भी देश में अगर कोई विदेश से आके बिज़नेस करना चाहता है या उस देश का आदमी भी अगर बिज़नेस करना चाहता है तो कितनी आसानी होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स होता है वर्ल्ड लेवल पे। तो भारत ने बहुत ताबड़तोड़ कोशिश करके इसमें सफलता पाई और अपने रैंकिंग को ऊपर ले जाने में सफल रहा। मेनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स हैव ए सर्कुलेटरी लाइफ। इनमें से जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं उनका जो लाइफ होता है वो सर्कुलेटरी होता है, वो एक तरह से चक्कर लगाने वाला होता है, घूमते रहता है। द USCIRF रिपोर्ट कोट्स UN special rapporteurs to buttress its point on the discriminatory outcome of the National Register of Citizens in Assam। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो USCIRF ने मदद ली कुछ यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल रिपोर्टर्स की। रिपोर्टर्स वो होते हैं जो किसी मीटिंग की रिपोर्ट तैयार करते हैं। उनकी मदद ली अपने इस पॉइंट को साबित करने के लिए कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का जो केस आसाम में भारत में हुआ वो कितना भेदभावपूर्ण तरीके का था। इसको साबित करने के लिए USCIRF ने UN स्पेशल रिपोर्टर्स की मदद ली। ओवरऑल सच रिपोर्ट्स कंट्रीब्यूट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इमेज ऑफ ए कंट्री। इस तरह की जो रिपोर्टें होती हैं जिसमें धार्मिक भेदभाव की झलक मिलती हो, वो किसी भी देश के छवि निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें अगर कुछ भी गलती पाई जाती है तो उस देश की जो छवि है वो पूरी दुनिया में धूमिल हो जाती है। एंड द इंडियन गवर्नमेंट इज कॉग्निजेंट ऑफ दिस पैटर्न। और भारत की जो सरकार है वो इस पैटर्न को समझती है, भली भांति समझती है कि इसका कितना महत्व होता है। इन मार्च द इंडियन गवर्नमेंट टोल्ड नीति आयोग टू ट्रैक 32 ग्लोबल indices and engage with the bodies that measure them to advance reform and growth। मार्च महीने में भारत की सरकार ने नीति आयोग को ये हिदायत दी, ये निर्देश दिया कि इस तरह के रिफॉर्म और ग्रोथ, रिफॉर्म मतलब सुधार और आर्थिक विकास से संबंधित 32 जो ग्लोबल इंडिसेस हैं वर्ल्ड लेवल पे, वैसे इंडिसेस जो माने रखते हैं, वैसे 32 ग्लोबल इंडिसेस को ध्यान में रखना चाहिए, उस पर हम लोगों को नज़र रखनी चाहिए। और साथ ही साथ उन बॉडीज़ से, मतलब इसको इंडेक्स को मेज़र करने वाले जो लोग हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनसे भी बातचीत की जानी चाहिए ताकि हमारे ये इंडिसेस वर्ल्ड लेवल पे अच्छे दिखाई पड़ें। Now we come to the second paragraph. India advertises itself as a multi-religious democracy and as an adherent to global norms of rule of law। भारत अपने को किस रूप में प्रचारित करता है पूरी दुनिया के सामने कि भारत एक बहुधार्मिक लोकतंत्र है और साथ ही साथ दुनिया के नियमों को, नियम कानून को मानने वाला देश भी है। It also aspires to be on the table of global rule making। साथ ही साथ भारत ये भी महत्वाकांक्षा रखता है कि दुनिया भर के लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं हमारी भी हिस्सेदारी उसमें हो, हम भी उस पॉलिसी मेकिंग बॉडी में शामिल हों। फॉर ए कंट्री विद सच स्टेटेड एम्बिशंस its record on religious freedom as reflected through events of the last 1 year is deeply concerning। और ऐसी महत्वाकांक्षा रखने वाला देश, अगर हम इसके धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो इसका जो रिकॉर्ड है पिछले 1 साल में जो घटनाएं भारत में घटी वो धार्मिक आज़ादी पर एक सवाल पैदा करती हैं और निश्चित रूप से काफ़ी चिंताजनक हैं।
The catalog of religious violence, incitement and breaking of the rule of law in several parts of the country remains an unsettling fact. अगर हम इसकी सूची देखते हैं, इसकी लिस्ट देखते हैं, धार्मिक हिंसाओं की, भड़काऊ जो एक्शंस हुए, लोगों को भड़काने वाले जो काम किए गए, और साथ ही साथ देश के कानून का जो उल्लंघन किया गया, उसकी जो धज्जियां उड़ाई गई देश के कई देशों में, वो एक चिंताजनक सच्चाई है, एक दुखद सच्चाई है. द पार्टीशन नेचर ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू विश अवे. और शासकीय जो व्यवस्था है, अभी जो शासन चल रही है जिस व्यवस्था के अंतर्गत, उसमें जो उसका जो पक्षपातपूर्ण नेचर है, पक्षपातपूर्ण जो रवैया है, वो भी उससे भी छुटकारा पाना मुश्किल प्रतीत होता है. रेपुटेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर ए कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्लोबल स्टैंडिंग. किसी भी देश की छवि इम्पॉर्टेंट होती है उस देश के आर्थिक विकास के लिए और विश्व में उसकी पहचान के लिए. बट बियॉन्ड दैट इंस्ट्रूमेंटल पर्सपेक्टिव, लेकिन इस मददगार परिप्रेक्ष्य या संदर्भ के अलावा भी एक चीज़ है, और वो है रूल ऑफ लॉ एंड कॉमनल हार्मोनी आर एसेंशियल फॉर एनी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी. जो दो चीज़ें बेहद इम्पॉर्टेंट हैं वो है किसी भी देश का कानून और उस देश का जो सांप्रदायिक सद्भाव है, वो अनिवार्य तत्व हैं अगर कोई लोकतंत्र अच्छे तरीके से चलना चाहता है उसके लिए. तो ये था एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का एडिटोरियल था जिसको मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की. उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये एडिटोरियल. अब देखते हैं कि इसका जिस्ट क्या है. इसका जिस्ट है, इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट इट्स फ्रीडम्स. भारत को अपनी आज़ादियों की रक्षा करनी पड़ेगी. कई तरह की आज़ादी भारत के लोगों को मिली हुई है. धर्म के पालन की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका प्रोटेक्शन भारत में मिलना बेहद ज़रूरी है. एंड कम डाउन हेविली ऑन रिलीजियस वायलेंस. और भारत के सरकार को अगर कोई धार्मिक हिंसा होती है तो उसके साथ सख्ती से निपटना होगा, उस पर सख्ती से कार्रवाई करनी होगी. तब जाकर हमारा डेमोक्रेसी जो इतने सालों से सुचारू रूप से चलता आ रहा है वो आगे भी चलता रहेगा. तो ये दिस वाज द एडिटोरियल रिलीजन एंड फ्रीडम. अब हम डिस्कस करते हैं कल के एडिटोरियल पर बेस्ड कॉम्प्रहेंशन वाले एक्सरसाइज को, जिसमें 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे. उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे कि ये एडिटोरियल में कहाँ पर है. तो क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्री सिम्प्टोमेटिक एंड एसिम्प्टोमेटिक. ये 2 टर्म्स थे जिसको कल डिटेल में मैंने डिस्कस भी किया था और यहाँ पर एडिटोरियल में भी दिया गया है, आपके लिए अंडरलाइन किया हुआ है. प्री सिम्प्टोमेटिक्स वैसे लोगों को कहते हैं जिनमें बीमारी के लक्षण बहुत हल्के होते हैं, कम होते हैं, और एसिम्प्टोमेटिक्स आर दोज हैविंग नो साइंस ऑफ इलनेस. तो ये दोनों टर्म में यही डिफरेंस है. नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड ब्रेकिंग द ट्रांसमिशन चेन एंड कंटेनिंग द पैंडेमिक. क्या आइडिया था इसके पीछे कि कैसे ट्रांसमिशन चेन को तोड़ा जाए और इस पैंडेमिक को बढ़ने से रोका जाए. तो उसका आंसर यहाँ पे है, इफ़ द सिक एंड देयर कॉन्टैक्ट्स वेर सेग्रीगेटेड फ्रॉम द कम्युनिटी लॉन्ग एनफ द ट्रांसमिशन चेन वुड बी ब्रोकन एंड द डिजीज एक्सटिंग्विश्ड. जो बीमार व्यक्ति है उसको और उसके कॉन्टैक्ट में जो लोग आए थे, अगर उनको समाज से, कम्युनिटी से लंबे समय तक अलग रख दिया जाए तो ये ट्रांसमिशन का जो चेन है, संक्रमण के बढ़ने की जो श्रृंखला है, वो टूट जाएगी और ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी. सो दिस वाज द आइडिया बिहाइंड दिस. देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई हॉस्पिटल्स इन इंडिया आर नॉट सो पैक्ड विद पेशेंट्स एज इन द US एंड वेस्टर्न यूरोप. भारत के अस्पताल रोगियों से उतने क्यों नहीं आजकल भरे हुए हैं जितने कि अमेरिका में या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं. तो इसका आंसर यहाँ पे है, ड्यू टू इंडियाज़ रिलेटिवली लो केस काउंट. भारत में कोरोना के जो केसेस हैं
उनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी कि अमेरिका में या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत से लोग खुद सामने भी नहीं आ रहे हैं, अपने संक्रमण को छुपाए रखना चाहते हैं और डर से हॉस्पिटल नहीं आते। तो ये भी एक कारण है। दो फैक्टर्स है, एक तो लो केस काउंट और दूसरा टर्निंग अप फियरिंग इन्फेक्शन। और साथ ही साथ हाँ, एक कारण यहाँ पे जो दूसरा कारण वो ये भी है कि अस्पताल में ज़्यादा लोग उपस्थित नहीं हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बीमारी कुछ दूसरी हो और उनको फिर इसका इन्फेक्शन लग जाए। सो दीज आर द टू फैक्टर्स जिसकी वजह से इंडिया के अस्पतालों में उतनी भीड़ नहीं है। देन वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. What improvement in the prevailing situation is needed to think of the decline of COVID-19? कौन से ऐसे संकेत हैं जो अगर हमें दिखें तभी हम कह सकते हैं कि वर्तमान स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है कोविड-19 से संबंधित? तो इसका आंसर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4 का। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली, जहाँ पर कि इन केसों की संख्या बहुत ज़्यादा है, अगर यहाँ पे हमें निरंतर कमी दिखाई पड़ती है इनके केसेस की, तभी हम कह सकते हैं कि अब ये जो पैंडेमिक है, ये जो वैश्विक महामारी है, वो हमारे नियंत्रण में है या घट रही है। सो इसका आंसर यहाँ पे है। देन द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. वाई हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ बीन कॉम्पेल्ड टू ट्विक इट्स अर्लियर स्ट्रैटेजी? हमारा जो भारत सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने अपने पहले की जो उसकी रणनीति थी, जो योजना थी कोरोना से लड़ने की, उसमें अचानक बदलाव क्यों लाया? तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। The disease spread, it appears, is now beyond the ability of the state to contain by quarantine. कहता है कि अब इस बीमारी का जो प्रसार हो रहा है, जितना इसके फैलने में जो तेज़ी आई है, उससे ये साफ हो गया है कि अब सरकार की क्षमता से बाहर है इसको रोक पाना। किस मेथड के द्वारा? क्वारंटाइन के मेथड के द्वारा इसको नियंत्रित कर पाना अब संभव नहीं दिख रहा है। और इसीलिए अब हमारे लिए ये कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने स्वास्थ्य कर्मियों को जो कि हॉस्पिटल में हैं उनको ज़्यादा सुरक्षित रखें और अपने हॉस्पिटल्स को भी इससे बचा के रखें, ताकि जो बेस्ट फैसिलिटीज़ है वो उसका इस्तेमाल किया जा सके वास्तविक रूप से जो बीमार हैं उनकी देखभाल के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। कॉम्प्रहेंशन का ये एक्सरसाइज मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो रहा होगा। आई वुड like to suggest you that this exercise should be done by you religiously। और अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली मैं दावा करता हूँ कि 15-20 दिन के बाद कॉम्प्रहेंशन में आपका बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा और एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। कल हम लोग एक नए एडिटोरियल को आपके सामने पेश करेंगे, उसके एनालिसिस के साथ, उसके डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम।